नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे बौद्ध कला और संस्कृति का जो एक प्रतीक है मध्य प्रदेश में, सांची की बात हम करेंगे। सांची का महत्व इसलिए है क्योंकि ये बौद्ध का जो एक दोनों संप्रदाय हैं, मुख्यतः जो आपका हीनयान संप्रदाय है और महायान संप्रदाय है, दोनों संप्रदायों के लोग यहाँ पर आते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, और दूसरा इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी है और इसका सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है। तो इसको सम्राट अशोक ने निर्मित करवाया था। और आप जानते हैं कि जब सम्राट अशोक गद्दी पर नहीं बैठे थे, जब उनके फादर गद्दी पे थे बिंदुसार, तब वो उज्जैन के गवर्नर बने थे। तो यहीं पर उन्होंने विदिशा में यहाँ की एक व्यापारी की बेटी महादेवी से विवाह किया था। और महादेवी जी कभी भी पाटलिपुत्र नहीं गई, वो यहीं पर रही हैं। तो जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद आप जानते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। तो बौद्ध स्तूप जो उन्होंने सांची में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया। और जैसे यहाँ मैंने पहले ही बोला कि हीनयान और महायान दोनों शाखाओं के लिए महत्व है। अब देखिए, हीनयान और महान शाखा का तो थोड़ा सा आपको एक लाइनर में बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। देखिए, बौद्ध संप्रदाय में आप जानते हैं कि अशोक के काल में ही बौद्ध की तृतीय संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। और इसके बाद जो है बौद्ध संप्रदाय भी देखिए दो शाखाओं में बढ़ गया बुद्ध की मृत्यु के बाद या उनके निर्माण के बाद, हीनयान और महायान। हीनयान वो लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, महायान वाले वो होते हैं जो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। बेसिक अंतर ये है इसमें। हालांकि और भी इसमें बहुत अंतर है, लेकिन अपन वहाँ नहीं जाएंगे। हीनयान और महायान में क्या अंतर ज़्यादा है वो अलग से टॉपिक ले लेंगे। अभी ये समझाने के लिए कि जो मूर्ति पूजक होते हैं वो महायान शाखा के हैं और जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो हीनयान शाखा के हैं। और स्पेशली बुद्ध धर्म भारत में बहुत कम मात्रा में है, मतलब इसके आप कहेंगे अनुयायी है ना, कम मात्रा मतलब अनुयायी में। क्योंकि इसके बाद जो ये भारत के बाहर फैला उसमें जो चीन है, तिब्बत है, मंगोलिया है, जापान है, यहाँ और इवन भारत, यहाँ पर महायान शाखा का ज़्यादा विस्तार है। तो भारत में भी बुद्ध के दोनों शाखा हैं, बट महायान के बौद्धिस्ट ज़्यादा हैं। श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये मालदीव वगैरह ये जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर हीनयान शाखा के समर्थक ज़्यादा है। तो बेसिक अंतर ये हो गया कि जो मूर्ति पूजक है वो महायान है, जो मूर्ति पूजक नहीं है वो हीनयान है। हीनयान यही मानते हैं कि भाई आप बिना पूजा के, वही पुराने कंसेप्ट, बिना मूर्ति पूजा के आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो और हर व्यक्ति को खुद के लिए निर्माण कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो ये चीज़ें नहीं कर सकता। महायान शाखा ने एडवांस वर्जन किया, नया वर्जन है कि मूर्ति पूजा ज़रूरी है, हर व्यक्ति उस तरीके का निर्गुण में नहीं कर सकता है, और कोई व्यक्ति चाहे तो दूसरे के लिए भी निर्माण की प्रक्रिया कर सकता है। तो ये सब कंसेप्ट है वो अलग से अपन टॉपिक कर लेंगे। यहाँ ये हो गया कि दोनों शाखा के लोग आते, क्योंकि स्तूप में जो है एक तो मूर्ति नहीं है, लेकिन बुद्ध के दर्शन को प्रतीकात्मक रूप में इन्होंने जीवन को दिखाया है। निर्माण आप देख लीजिए कि अशोक ने करवाया। इसके बाद यहाँ पर निर्माण स्तूपों का हुआ है, बिहारों का हुआ है, बिहार मतलब मठ, स्तंभों का हुआ है। तो तीन निर्माण बेसिकली याद रखना है, स्तूप, बिहार और स्तंभ। आगे चलकर कई राजवंशों ने भी इसमें कुछ ना कुछ निर्माण किया है, जिसमें शुंग सबसे पहले आते। शुंगों ने चार दीवारी बनवाई, उसकी रेलिंग बनवाई, ये सब भी शुंगों के द्वारा हुआ है। फिर शुंगों को ये माना गया था, पुष्यमित्र शुंग को, उन्होंने बौद्धों को काफ़ी डैमेज किया है, उसके लिए कि उनका काफ़ी ये इतिहास में प्रश्न उठता है कि बौद्धों को मठ विहार क्योंकि, लेकिन यहाँ पर देखिए वो निर्माण कराते हुए दिख रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिखता है। तो ये पुष्यमित्र शुंग में शुंग राजवंश हो जाता है, सातवाहन राजवंश हो जाता है। इसके बाद कुषाण हैं, गुप्त राजाओं के द्वारा भी यहाँ विस्तार दिया गया। स्थापत्य की विशेषता क्या है? विशेष जो उसका मेन स्तूप है आपका, जिसको बोलते हैं क्रमांक 1 स्तूप, वो अर्ध गोलाकार गुंबद है। मतलब वो आप समझ गए सेमी हेमिस्फीयर है, अंडाकार के रूप में निर्मित है। यह जो गुंबद है वो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। ये प्रश्न आ जाएगा
कि जो गुम्बद है वो क्या दिखा रहा है, गुम्बद जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, सिंबल के रूप में वो है आपका। इसके चारों ओर बना हुआ तोरण द्वार, जो इसके चारों ओर बना हुआ तोरण द्वार है, अत्यंत कलात्मक एवं शिल्प संपन्न है। उसमें है ना, कलात्मक और शिल्प संपन्न है। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को प्रतीकात्मक शैली में उकेरा गया है। जैसे सिद्धार्थ, जब बुद्ध का नाम था जन्म से पहले, सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण, मतलब घर से जो निकलते हैं महाभिनिष्क्रमण दिखाया गया उनका। इसके बाद बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना दिखाया गया, ठीक है। फिर उनका प्रथम उपदेश दिखाया गया, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई है। बुद्ध को मूर्ति रूप में न दिखाकर चिन्हों में दिखाया गया है, जैसे बोधि वृक्ष बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, सिंहासन बना हुआ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हीनयान और महायान दोनों के लोग यहाँ पर आते हैं। ये इसका महत्व है। दूसरा, इसका धार्मिक और जो सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि केवल सांची एक धार्मिक स्थल नहीं है कि बौद्ध का स्थल है तो केवल बौद्ध लोग आते हैं। यहाँ पर अन्य धर्म के लोग भी आते हैं, क्योंकि उस समय जो है धर्म संवाद और सहिष्णुता का प्रतीक भी सांची था। इंटॉलरेंस जैसे आप बोलते हैं, काफ़ी वर्ड यूज़ हुआ है, सहिष्णुता। तो धर्म संवाद का मतलब आप कल जो रिलीजियस डिस्कोर्स है उसके लिए भी, और सहिष्णुता का भी प्रतीक था। यह स्थल बुद्धों के साथ साथ जैन और हिंदू स्थापत्य के भी चिन्ह समेटे हुए हैं, जैसे आपका स्वास्तिक का चिन्ह है और भी कई चिन्ह हैं जो हिंदू और जैन में पाए जाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न धर्म के अनुयायी यहाँ एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते थे। सांची में अनेक मठ हैं और मंदिर भी हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान और शिक्षण का क्या है, काम करते थे, ठीक है। सांची को 1989 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। बाद में इसका ये इम्पोर्टेंस हुआ। भारत की जो मुद्रा है, स्पेशली 200 रुपये के नोट में जो 2017 के बाद श्रृंखला आती है, उसमें सांची का स्तूप पीछे तरफ उनके कवर पेज पे है। तो ये सांची का एक महत्व था। अगले वीडियो में हम अगले किसी स्थल के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।